नमस्ते। सोचिए, क्या हो अगर एक सम्राट की मौत सिर्फ एक सल्तनत का खात्मा ना हो, बल्कि पूरे एक सब कॉन्टिनेंट की किस्मत लिखते। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे। एक कहानी जहां एक खाली होते सिंहासन ने समुंदर पार से आए व्यापारियों को शासक बनने का मौका दे दिया। इस पूरी कहानी का सेंटर है ये साल 1707, इंडियन हिस्ट्री का वो टर्निंग पॉइंट जहां से सब कुछ बदलने वाला था। इसी साल हुई एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो उस वक्त हिंदुस्तान में ना दो अलग अलग दुनियाएं एक साथ चल रही थी। एक तरफ जमीन पर फैला हुआ मुगल एम्पायर, जो बाहर से देखने में तो दुनिया का सबसे अमीर, सबसे ताकतवर एम्पायर था, पर अंदर ही अंदर खोखला हो रहा था। और दूसरी तरफ समंदर के रास्ते आए यूरोपियन ट्रेडर्स, छोटे छोटे अड्डों पर बैठे थे, लेकिन कमाल के ऑर्गेनाइज थे, अमीर थे और मौके की तलाश में थे। तो ये कहानी है एक वैक्यूम की और उसे भरने वालों की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य इतना कमजोर, इतना नाजुक कैसे हो गया? इसका जवाब छुपा है आखिरी महान मुगल सम्राट की विरासत में। औरंगजेब, एक ऐसा नाम जिसने करीब करीब 49 सालों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। उसके दौर में मुगल सल्तनत अपने पीक पर थी, मतलब टेरिटोरियल एक्सटेंट के हिसाब से सबसे बड़ी, लगभग पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर कब्जा। पर जानते हैं, ये विशालता, ये फैलाव सिर्फ एक धोखा था। असल में औरंगजेब की अपनी ही पॉलिसीज ने एम्पायर की नींव को कमजोर कर दिया। सोचिए, दक्कन में 27 साल लंबी लड़ाई, इसने तो पूरा का पूरा शाही खजाना ही खाली कर दिया। फिर उसकी जो धार्मिक कट्टरता थी, उसने राजपूत, सिख, मराठा, जो कभी पक्के सहयोगी हुआ करते थे, उन्हें दुश्मन बना दिया। और ऊपर से किसानों और जमींदारों पर इतने भारी टैक्स लगाए कि वो बगावत पर उतर आए। हिस्टोरियन सतीश चंद्र ने इस पैराडॉक्स को बहुत सही तरीके से समझाया है। वो कहते हैं कि औरंगजेब ने सल्तनत को जमीन के मामले में तो बड़ा कर दिया, पर पॉलिटिकल तौर पर उसे बहुत कमजोर छोड़ दिया। मतलब कागज पर तो एम्पायर बड़ा था, पर उसकी पकड़, उसकी एकता सब खत्म हो चुकी थी। और जानते हैं, औरंगजेब के खुद के आखिरी शब्द उसकी नाकामी की पूरी कहानी बयां करते हैं। एक ऐसा बादशाह जिसने सारी जिंदगी लड़ाइयां लड़ी, वो आखिर में एक टूटा फूटा साम्राज्य पीछे छोड़ गया। और 1707 में उसकी मौत के साथ ही मुगल साम्राज्य के ढहने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो फिर रुका नहीं। तो एक तरफ तो जमीन पर सल्तनत बिखर रही थी, और दूसरी तरफ समंदर के रास्ते एक नई ताकत हिंदुस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। देखिए, ये कोई अचानक से नहीं हुआ। ये सिलसिला तो सदियों से चल रहा था। शुरुआत हुई 1498 में, जब पोर्चुगीज आए, और फिर तो लाइन ही लग गई। एक के बाद एक ब्रिटिश, डच, फ्रेंच सब अपनी अपनी पावरफुल ट्रेडिंग कंपनियां लेकर इंडिया के किनारों पर उतरते गए। शुरू शुरू में इन सबका मकसद एक ही था, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड। वो इंडिया के मशहूर मसाले, कपड़े और दूसरी कीमती चीजें सीधे यूरोप ले जाना चाहते थे। वजह? क्योंकि जो जमीनी रास्ते थे वो तब तक बंद हो चुके थे। एक मजेदार किस्सा है। जब वास्को डी गामा पहली बार कालीकट के राजा जेमोरिन से मिला, तो उसके लाए हुए गिफ्ट्स देखकर राजा को हंसी आ गई। जेमोरिन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर तुम राजा हो तो सोना चांदी लाओ, हमें वही चाहिए। ये एक छोटा सा किस्सा साफ साफ दिखाता है कि उस दौर में इंडिया यूरोप के मुकाबले कितना ज्यादा अमीर था। खैर, पुर्तगालियों के बाद आए ब्रिटिश। उनके एक दूत थे सर थॉमस रो। वो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचे और बड़ी मशक्कत के बाद इंडिया में ट्रेड करने का फरमान, या कह लें कि परमिशन, हासिल कर ही लिया। अब जहांगीर जैसे पावरफुल मुगल बादशाह के लिए ये अंग्रेज क्या थे? बस व्यापारियों के राजा, एक हार्मलेस ट्रेडर। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये मामूली से व्यापारी एक दिन यहां के रूलर बन जाएंगे। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। तो फिर सवाल यह है कि पासा पलटा कैसे? ये ट्रेडर्स रूलर्स कैसे बन गए? चलिए अब इन दोनों कहानियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे मुगलों के पतन ने यूरोपियंस के उदय का रास्ता बनाया। देखिए, 1707 के बाद इंडिया पॉलिटिकली टूट चुका था। छोटे छोटे राज्य बन गए थे जो आपस में ही लड़ रहे थे। और सबसे बड़ी कमजोरी, किसी के पास एक मजबूत नेवी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ थे यूरोपियंस, जिनके पास थी सुपीरियर नेवल पावर, मॉडर्न हथियार, एक डिसिप्लिन्ड आर्मी और अपनी कंपनियों का बेहिसाब पैसा। ये मुकाबला एक तरफा होने वाला था। और ये बदलाव हुआ भी बहुत तेजी से। जैसे ही दिल्ली में मुगल सत्ता कमजोर हुई, बंगाल, अवध जैसे बड़े बड़े सूबे आजाद हो गए।
अब इन नए नवाबों और राजाओं को अपनी आपसी लड़ाइयों के लिए चाहिए थे हथियार और पैसा, तो उन्होंने मदद मांगी यूरोपियन से। और बस यहीं से पूरा खेल बदल गया। यूरोपियंस अब सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, वो बन गए किंग मेकर। जैसा कि एनसीईआरटी की किताबें भी कहती हैं, 18वीं सदी यानी 18th सेंचुरी वो ट्रांजिशन का दौर था, जब पावर मुगलों के हाथ से फिसलकर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जा रही थी। तो इस बड़े शिफ्ट का, इस बड़े बदलाव का नतीजा क्या हुआ? हिंदुस्तान में एक नई तरह का कंपटीशन शुरू हो गया, एक ऐसी रेस जिसका अंत भारत की गुलामी पर जाकर खत्म हुआ। तो इसे ऐसे समझिए, 1707 में औरंगजेब की मौत सिर्फ एक बादशाह की मौत नहीं थी, वो एक सेंट्रलाइज्ड इंडियन पावर के दौर का अंत था। और इस अंत ने देश में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम, एक खालीपन पैदा कर दिया। और इस खाली जगह को भरने के लिए कौन तैयार बैठा था? वही लोग जिन्हें मुगलों ने हमेशा कमजोर समझा, हमेशा अंडर एस्टिमेट किया। ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड और बेहद एम्बिशियस यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनियां। और इसीलिए 18th सेंचुरी के मिड तक आते आते सवाल ये नहीं रह गया था कि क्या यूरोपियंस इंडिया पर हावी होंगे। सवाल अब ये बन चुका था कि कौन सी यूरोपियन पावर रूल करेगी, ब्रिटिश, फ्रेंच या कोई और। और इसी सवाल के जवाब ने इंडिया के अगले 200 सालों की कहानी लिखी।